मेरे फादर ने ये वर्ड्स यूज किए कि कोई बात नहीं, दे दो मुझे दोनों लड़कियां, मैं तो मुंबई जाके बेच आऊंगा। एक फिजिकली चैलेंज पर्सन हूँ, पर फिर भी मैं हुआ कि जो जेनजी जनरेशन है उन लोगों को डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। हम लोगों के लिए ये सारी चीज थी ही नहीं। जैसे मेरा पोलियो हुआ 3 साल की उम्र में, मेरे घर में लड़की होना ही बहुत बड़ा गुनाह था। मेरे फादर को लड़कियां पसंद नहीं। Hello everyone, welcome to a new season and new journey of the Exon Talk Show hosted by Karuna. Exon Talk Show के इस जर्नी में हम बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज लाए हैं और ये एक ऐसा टॉक शो है जहां पर वी आर फोकसिंग ऑन द जर्नी ऑफ विमेन, महिलाएं, बिकॉज दिस इज एन इनिशिएटिव बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जहां पर कहीं गांव में आज तक ये माना जाता है कि गर्ल्स, I don't want a girl. Parents don't want girl. Families don't want girl child. They want a boy child. और उसमें अगर ये गर्ल सोचो फिजिकली चैलेंज्ड हो तो क्या रिएक्शन होगा उस फैमिली का? You can't even imagine, right? But we have a story of someone who has a very strong story because she is a physically challenged nari, but she became the pillar of her own family. तो ये जर्नी है ना जहां पर उनकी वीकनेस उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाई है वो हमसे शेयर करेंगे. Hi Hetal. Hi. How are you? Fine. Welcome to our Exon Talk Show. And आप बहुत ही दूर से आए हो, हम मुंबई में बेस्ड है और आप आए हो अहमदाबाद से, राइट? सो आई होप यू हैड अ वंडरफुल जर्नी. Yes. आप थके हुए नहीं, राइट? बिकॉज आज आपकी स्टोरी सुनते वक्त हमें बहुत एनर्जी मिलने वाली, बहुत इंस्पिरेशन, बट मैं नहीं चाहती कि आप थके हुए हो. ओके, सो वी हैव हेतल हियर. सो हेतल, थोड़ा बहुत तो मैंने आपके बारे में बताया है, बट प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए. हाय, मेरा नाम है हेतल साचुला, मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं अभी फिलहाल जॉब कर रही हूँ एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में एज अ बैक ऑफिस में, ट्रैवल डेस्क एग्जीक्यूटिव में. और मैं आज अपने स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ. मैं एक फिजिकली चैलेंज पर्सन हूँ, पर फिर भी मैं अपने फैमिली का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ. और मैं चाहती हूँ कि मेरी स्टोरी सब लोग सुने और ये चीज़ को खुद भी फॉलो करें और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने में जगाए, जो बहुत जरूरी है अभी के टाइम में. काफी लोग मैंने आजकल के टाइम में देखा हुआ है कि जो जेनजी जनरेशन है उन लोगों को डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है. हम लोगों के लिए ये सारी चीज थी ही नहीं. जैसे उन लोगों ने जो थोड़ी थोड़ी चीजों में डिप्रेशन लिया है, एक किसी ने बोल दिया और उसमें डिप्रेशन आ गया, सुसाइड कर लिया. हम लोगों ने तो उससे बहुत कुछ सहा हुआ है, पर फिर भी हम लोग डटे हुए हैं. तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है कि आप मुझे सुने और मेरी लाइफ स्टोरी को समझे. तो मैं बताने जा रही हूँ कि मैं एक फिजिकली चैलेंज पर्सन हूँ और फिर भी मैं कैसे ये सब में आगे आई हूँ. जैसे मेरा पोलियो हुआ 3 साल की उम्र में, मेरे घर में लड़की होना ही बहुत बड़ा गुनाह था. मेरे फादर को लड़कियां पसंद नहीं थी और जब मुझे पोलियो हुआ उस टाइम पे मेरी एक और सिस्टर भी हुई थी जो 20-22 दिन की थी. मुझे 3 साल की उम्र में ये पोलियो हुआ और उस टाइम पे मेरे फादर ने बोल दिया कि नहीं, ये लड़की को हम अभी अपने साथ नहीं रख सकते क्योंकि ये सब का खर्चा भी बहुत बढ़ रहा है और हम लोगों को ये सब खर्चे नहीं करने हैं, लड़की पे इतना खर्चा क्यों करना, ऐसे करके. और फादर ने ऐसे बोला तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग ऐसे स्कूल में नहीं रखेंगे, मैं उसको अपने साथ ही रखूंगी. उसके लिए हम लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा. मेरी मम्मा को काफी दिनों तक खाना भी नहीं मिल रहा था, ऐसा था, पर फिर भी मम्मा डटी रही और उसने मुझे अपने साथ ही रखा और मेरे में कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो कुछ भी हो सकता था वो सब उसने किया है. जैसे कि ये स्कूल जाने देना, स्कूल में भी हम लोगों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं मिलते थे. मेरी मम्मा ने उस टाइम पे उसको इतना सिलाई काम नहीं आता था, सिलाई काम वो बाद में सीखी है, पर जो तुरपाई वगैरह करते हैं, भरत गुथन करते हैं, वो सब चीजें करके उसने हम लोगों को पढ़ाया, हमारी फीस इकट्ठा की थी और वैसे हम लोगों को पढ़ाते थे. पर फिर बाद में धीरे धीरे वो स्कूल की फीस भी बढ़ने लगी और बाकी सारे खर्चे भी बढ़ने लगे. तो मम्मा को थोड़ा सिलाई काम भी सीखना पड़ा कि जो मशीन से करते हैं तो उसमें थोड़ा और कमा सकें. फिर हम लोगों ने
एक एरिया जो रहते थे वहाँ से दूसरे एरिया में चेंज किया जहाँ पे हमारे नाना नानी रहते थे। हम लोग बेसिकली दर्जी हैं, टेलर हैं, तो टेलर का जो काम है वो हमारे ब्लड में है। तो मम्मा ने वो सीखना स्टार्ट किया, जल्दी से उसको आ भी गया, पर काम सीखते ही तुरंत आपको काम मिल जाए ये तो ज़रूरी नहीं है। तो वो जो कारीगराई में बोलते हैं वैसे लाके उसने स्टार्ट किया काम करना, जिसमें हाफ प्राइस ही मिलता है। अगर बाहर 50 रुपए है तो यहाँ पे 25 रुपए ही देंगे, इस तरह से रहते हैं। तो उस तरह से उसने काम स्टार्ट किया। साथ में मैं 6 स्टैंडर्ड में आई तब से कमा रही हूँ। तुरपाई वगैरह करना, साड़ी के फॉल पिको करना, वो सब करके मैंने मेरी स्कूल की फीस इकट्ठा की और मम्मी ने घर चलाया। ये सब हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया। उस वक्त हमारे पास ना तो रहने के लिए खुद का मकान था, हम लोग एक रूम में रहते थे। मेरे फादर का ऐसा था कि वो कभी कमाते नहीं थे ज़्यादा और वो चले भी जाते थे घर छोड़ के। जब वो बीमार होते थे तो आते थे और हम लोग उनका दवा वगैरह करवा के ठीक करते थे, तो वो सब कुछ घर में से लेके चले जाते हैं, जैसे दाल चावल राइस जो भी है, पैसा वैसा सब कुछ लेके चले जाते थे। तो उसमें से हम लोगों ने बोल सकते हैं कि बहुत बार ज़ीरो से स्टार्ट किया है। इतना टाइम ज़ीरो से स्टार्ट करने के बावजूद भी हम लोगों ने स्ट्रगल करके एजुकेशन ख़त्म भी किया। सिस्टर को पढ़ाने के लिए मेरा जो ग्रेजुएशन था वो कंप्लीट मैं पहले नहीं कर पाई थी। मैंने 12th साइंस तक किया, पर फिर भी ग्रेजुएशन में मुझे बीए लेना पड़ा, मतलब आर्ट्स स्ट्रीम में मैं गई थी। उसमें भी फर्स्ट स्टैंडर्ड किया, फर्स्ट ईयर किया मैंने, पर सेकंड ईयर का 3 बार फॉर्म भरा था पर एग्ज़ाम नहीं दे पाई। तो क्योंकि अगर मैं एग्ज़ाम देने जाती तो मेरा जॉब नहीं रहता, इसके लिए जॉब नहीं रहता तो मेरी सिस्टर की पढ़ाई रुक जाती, इसीलिए मुझे वो जॉब ज़रूरी था। तो मैंने उस वक्त मेरा जो ग्रेजुएशन था उसको पॉज पे रख दिया और सिस्टर की पढ़ाई पे ध्यान दिया। सिस्टर को बीसीए करवाया, उसने अच्छे से वो किया भी और बाद में उसका अच्छे से जॉब पे लगा है। तो मैं हैप्पी हूँ कि भले मैंने मेरा ग्रेजुएशन उस वक्त कंप्लीट नहीं किया, पर मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से कंप्लीट की और मम्मा को भी सपोर्ट किया। तो यही सब चीज़ें हैं कि हम क्या चुनते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारी खुशी। तो मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से चुनी है, क्योंकि मैं एल्डर सिस्टर हूँ और मैं एज़ अ फादर ही मेरी सिस्टर के लिए रही हूँ और रहना भी चाहूँगी। अभी तक मैं वही कर रही हूँ। फिर बाद में सिस्टर ने जॉब स्टार्ट किया, हम लोगों ने मकान के लिए ट्राई किया, मकान हुआ भी, अभी वेल सेटल है, मकान हो गया है, खुद के घर में रह रहे हैं हम तीनों की मेहनत की वजह से। ऐसे सारे बहुत कुछ चैलेंजेस आए जिसमें हमारे क्या बोलते हैं कि ये जो जर्नी थी, जहाँ से अर्निंग स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत कुछ ऐसा रहा कि हम लोगों को सहना पड़ा। कोई रिलेटिव का सपोर्ट नहीं था हम लोगों को। इवन जो एकदम नज़दीक के रिलेटिव्स हैं उसका भी कोई सपोर्ट नहीं था। हमारी दुनिया हम 3 लोगों में ही थी और हम तीनों ने एक दूसरे का साथ निभाया है और वहाँ पे हम लोग खरे उतरे भी और यहाँ तक पहुँच पाए। जॉब के लिए फिर मैंने धीरे-धीरे चालू रखा और अभी अच्छे से जॉब है भी, कर रहे हैं। मैं यही चाहती हूँ कि मैं सबके लिए एक एग्ज़ाम्पल बन सकूँ, इसीलिए मैंने थोड़े टाइम पहले करुणा जी के साथ में एक मॉडलिंग का शूट भी किया था, कि मैं ये बता सकूँ लोगों को कि भाई मैं हैंडीकैप हूँ तो भी मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ। मॉडलिंग के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको सही होना ज़रूरी है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। सो हेतल, राइटली सेड, मैं आपसे हमारे एक फैशन शो में मिली थी, जो हम फैशन शो हमेशा करते हैं, विच इज ओपन टू ऑल द वुमेन ऑफ एज, एनी शेप साइज। तो हमने ऐसे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, तो उसी में आई थिंक आपने भी अप्रोच किया।
तब मुझे पता नहीं था कि सिचुएशन क्या है, व्हाट हु इज शी एक्चुअली। बट आई थिंक फैशन शो के दिन ही मुझे पता भी चला कि वी इन दिस फैशन शो इन फैक्ट वी हैड पीपल विद डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ लाइफ। देयर वाज कैंसर सर्वाइवर, so one of them was she who came up with a beautiful smile saying that I have physical challenges, जो मुझे देखने पर समझा ही नहीं, but the way she walked the ramp it showed lot of confidence and she was so bang on with the walk and the poses and everything, she nailed it. So I think वहीं से समझ आता है क्या हेतल कि आप लाइफ में हर चीज आपने अपनी जो कमियां हैं जिसे हम चैलेंज कह रहे हैं, एक्चुअली आपने वो चैलेंज रखा ही नहीं है, राइट? सो आपने बताया दिस इज अ पोलियो, ये पोलियो का जो आपको इश्यू है, पोलियो की वजह से जो आपको फिजिकल दिक्कत आती है, तो ये सारी चीजों का अब सोल्यूशन है, राइट? तो उस टाइम सोल्यूशन नहीं था? नहीं, सॉल्यूशन भी नहीं था और मेरे लिए करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि जो मम्मा मेरी है वो गांव में 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई है, जहाँ पे इंग्लिश की एबीसीडी भी 8th स्टैंडर्ड से आती थी। तो मम्मा को कुछ आता नहीं था और फादर तो कुछ करने के लिए रेडी ही नहीं थे। तो अभी आपने जैसे कहा कि आप अपने घर में एक जो फादर ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की, तो आप उनकी जगह आपने ले ली, तो जो वीकनेसेस आपने देख के आपके फादर ने एक पीछे हट गए थे, आपने उनकी जगह पूरी की। तो इस जर्नी में ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल है, बहुत चैलेंजेस आपने फेस किए, तो ऐसे कोई मोड़ आया जब आपको लगा कि ये हो ही नहीं सकता, या आई वांट टू गिव अप, कभी भी ऐसा फील हुआ है लाइफ में? ऐसे तो मैं कभी नहीं बोल सकती, हाँ फेलियर्स रहे हैं कई बार, पर मैंने हर एक बार ऐसा किया है कि हाँ, एक फेलियर जब हुआ तो 1-2 दिन रो लिया, थोड़ा सैड हो गए, फिर सॉल्यूशन निकाल लिया, जुगाड़ हुए। वेरी नाइस, जुगाड़ू। और वो कहते हैं ना कि इंडियंस हम बड़े जुगाड़ू होते हैं, बट आई थिंक पूरी दुनिया में सब हर कोई होता है। क्रिएटिव नहीं हूँ पर जुगाड़ू हूँ। तो आपकी लाइफ में आप चैलेंजेस रहे, आपने कहा सोल्यूशन मैं निकाल लूंगी, सो यू हैव अ वेरी फाइटिंग स्पिरिट, आप इतने पॉजिटिव हो। तो इस सब के दौरान आपके लिए सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट किसने किया आपको? मेरी मम्मा, आपकी ऑलवेज। मॉम। तो आपकी मॉम के लिए कौन वो इमोशनल सपोर्ट बना? वो खुद ही अकेले ही इतनी कैपेबल है कि उसने हम सबको इतना सपोर्ट किया है। वेरी नाइस, अमेजिंग। सो आई थिंक बहुत ये हमारे टॉक शो में मैंने ऐसे बहुत इंटरव्यूज लिए जहां मैंने देखा है कि एज अ मदर विमेन इज वेरी स्ट्रांग, आई मस्ट से। विमेन में इतनी कैपेबिलिटीज होती है, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो हर सिचुएशन में लड़ सकती है, आई गेस। एंड आई थिंक आपकी मॉम ने आपके लिए बहुत किया है। वैसे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि उसको सब चीजों में लड़ना मैंने सिखाया। वो पहले ऐसी थी कि अंधेरे से भी डरती थी, पर जब मेरे ऊपर बात आती है तो वो कहीं पे भी लड़ जाएगी। So that's what motherhood I mean. Yes. एक माँ में सारी क्षमता होती है और बच्चे के लिए तो कुछ भी करने के लिए रेडी होती है। पर आपके केस में शायद कहीं ना कहीं आपको बहुत ही छोटी उम्र से काम करना पड़ा, आपकी फैमिली को सपोर्ट करना था। ये बात मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज मेरी लाइफ की स्टोरी कहीं ना कहीं बहुत आपसे मिलती जुलती है। तो मैं भी जानती हूँ कि कितनी सारी तकलीफें होती है हमारी, हम छोटे होते हैं, हमारे लिए भी वो बहुत ज्यादा ईजी नहीं होता है। तो बचपन में ये सारी जो चीजें हुई है, आपके पापा का सपोर्ट ना होना, आपके साथ ये पोलियो की वजह से आपकी कुछ दिक्कतें हुई है, इन ऐसी सारी चीजों से आपको क्या लगता है कि कोई भी ऐसा ट्रॉमा हुआ है, ऐसी कोई चीज हुई है जो आपको अभी भी आपको कहीं खींचती है पीछे? फादर हर एक लड़की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके सपोर्ट होते हैं। मेरे फादर मेरे कभी सपोर्ट तो नहीं रहे, पर मैं उनके साथ कभी प्रोटेक्टिव भी फील नहीं करती थी, सेफ भी फील नहीं करती थी। इवन उन्होंने मुझे मेरा नाम खराब करने की, मुझे मतलब मैं जो कर रही हूँ उसमें से मैं पीछे हट जाऊं, उसके लिए भी बहुत ट्राई किया है। जहाँ पे फादर को सपोर्ट करना चाहिए वहां पे उन्होंने बैकआउट किया है। तो ये सारे ट्रॉमास नहीं निकलते। मैं कभी भी कोई कपल को देखती हूँ और उसमें वो लोग अपने बच्चे को अच्छे से रखते हैं ना, तो वो पार्ट मुझे मिसिंग लगता है कि मेरी स्टोरी में ये पार्ट कभी नहीं आया है। I can understand and it is not easy. आपने मुझे हम जब बात कर रहे थे, आपकी स्टोरी जब मैं सुन रही थी, तो आपने एक लाइन बोली मुझे जो आपके फादर ने आपके लिए यूज की, तो आप बोलना चाहोगे एंड दैट हाउ इट इम्पैक्टेड इन योर लाइफ? जस मेरे मम्मी पापा का जब डिवोर्स होने वाला था, तो मेरे नाना नानी से जब बात की उन्होंने, तो नाना नानी ने ऐसे बोला कि ठीक है, आप अपनी लड़कियां संभाल लो, हम हमारी लड़कियां संभाल लेते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी को सिलाई काम आ गया था, तो मम्मा सिलाई काम भी करती और उनके घर का काम भी करती, तो उन लोगों के लिए तो डबल बेनिफिट था और हम लोगों को दे देते, तो कुछ जिम्मेदारी नहीं रहने वाली थी। तो उस वक्त मेरे फादर ने
ये वर्ड्स यूज किए कि कोई बात नहीं, दे दो मुझे दोनों लड़कियां, मैं तो मुंबई जाके बेच आऊंगा। तो ये वर्ड्स जो है वो किसी के लिए भी एक हर्ट करने वाला ही है कि कोई फादर, कोई बाप ऐसे कैसे बोल सकता है खुद की लड़की को बेचने की बात, वो तो लिमिट है। तो ये चीज मुझे बहुत बार हर्ट करती है। आई कैन अंडरस्टैंड, इट इज नॉट ईजी। और जब इन्होंने मुझे ये बताया तो आई रियली गॉट गूज बम्स, बिकॉज आज भी ऐसी सोच के लोग इस दुनिया में है, ये सोच के ही मुझे अजीब लग रहा है। एंड एज अ विमेन आई रियली हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर मदर, बिकॉज आई हैव सीन माई मदर स्ट्रगलिंग एज अ विडो, सिंगल मॉम, किस तरीके से वो हैंडल किया है सिचुएशन। आपके केस में पिता होने के बावजूद ना होने जैसा जब वो सिचुएशन होता है, तो आई एम श्योर इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो हैट्स ऑफ टू योर मदर। आई विल रियली समडे वुड लाइक टू मीट हर, बिकॉज आई नो इट्स गोइंग टू बी, उनकी भी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है उनके तरीके से जब वो बोलेंगे। तो हेतल, आई अंडरस्टूड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज, और वो चीज अभी भी आपको हर्ट करती है, वो मैं देख सकती हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है एज अ विमेन, एज अ उस एज में, ऑब्वियसली आप छोटे थे जब आपके पापा ने ये सब कहा था, तो उस एज से लेके इस दौरान ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको अभी भी उतना स्ट्रांग बनाए रखा है? मेरी मम्मी का सपोर्ट मुझे काफी जगह पे रहा है, हर एक चीज में मैं बोल सकती हूँ कि मैं अभी इतनी एज होने के बावजूद भी हर एक चीज में मम्मा मम्मा करती हूँ ऐसा। सुबह उठते वक्त भी मेरा सारा ब्रेकफास्ट टेबल पे रेडी रहेगा। मेरा जो टिफिन है वो मेरी टेकी तक वो रख देगी, इतना तक है। तो वो मेरे लिए पिलर है मेरा। सो आप अपने घर के फैमिली के लिए एक पिलर बनी, आपके लिए पिलर आपकी मॉम मॉम है, है। आपकी सिस्टर भी है, आपने कहा जिनके एजुकेशन के लिए आपने अपने एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज किया, तो उनका आपकी लाइफ में क्या रोल है अभी? वो भी मेरे लिए हर एक जगह पे खड़ी है। मुझे कुछ हो जाता है, इवन थोड़े टाइम पहले ही मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी, उसके घर में सिचुएशन इस टाइप से नहीं थी कि वो आ पाए, पर फिर भी यहाँ पे किसी की डेथ हुई तो वो सिर्फ आधे घंटे के लिए भी वहां से मुझे मिलने के लिए, देखने के लिए हॉस्पिटल आ गई। मम्मा को नहीं मिली, मुझे मिलके चली गई। तो उसको भी उतना ही सो है। आप तीनों का वो एक बॉन्ड है, हाँ। और आप तीनों का बोलते हैं ना एक ट्रायंगल है जिन्होंने आगे यस। इतना साथ दिया। वेरी नाइस। सो इट्स वेरी कमेंडेबल, इट्स वेरी स्ट्रांग। सो आपको अभी लाइफ में आगे आप क्या करना चाहते हो? मुझे बस यही कहना है कि जो मैं कर सकती हूँ तो ये दुनिया का हर एक इंसान कर सकता है। Absolutely. मैं एक लड़के से भी ज्यादा अच्छे से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रही हूँ। मेरी मम्मा मेरे से अभी पूरी तरह से खुश है कि अगर कोई लड़का भी होता तो वो भी उसको, उसकी मदर को इतने अच्छे से नहीं रख पाता जितना मैं अभी रख रही हूँ। तो मैं ये चाहूंगी कि सब लोग इंस्पायर हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाए और अपने पेरेंट्स को अच्छे से रखें। मैंने कई जगह पे देखा है कि पेरेंट्स को निग्लेक्ट किया जाता है, पर वो नहीं करना चाहिए। वो आपके पिलर्स है, उसकी रिस्पेक्ट करो और कॉन्फिडेंस लाओ। ये नहीं है कि मैं फिजिकली हूँ, डिफेक्ट हर एक इंसान में है, मेरी दिखती है, लोगों की दिखती है। वेरी ट्रू। डिफरेंस इतना ही है और कोई डिफरेंस नहीं है। आपकी दिखती भी नहीं है डिफेक्ट, क्योंकि हमें ऑनेस्टली मुझे फैशन शो में आपने जब बोला तब समझा कि आपको दिक्कत है, अदरवाइज आई नेवर अंडरस्टूड एनीथिंग रॉन्ग। एंड द बेस्ट पार्ट इज how you carry yourself. You're so confident, you have accepted yourself, and that's the best way. The world will only accept you if you accept yourself the way you are. So that's what I have learned today. I have learned a lot of things from Hetal, and every time मैं जब भी interviews करती हूँ किसी की भी, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत इंस्पायरिंग लगता है। And I'm sure you all must be feeling amazing. कहीं ना कहीं हेतल के जरिए, हेतल की वजह से आप लोगों में कॉन्फिडेंस आया होगा। कहीं ना कहीं लोगों, आप जो भी देख रहे हैं उनका इंटरव्यू, आपको फील हुआ होगा थोड़ा बहुत तो कि आपकी लाइफ में फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम है तो शायद वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती है जो हेतल ने झेला है। तो आपको हिम्मत तो जरूर मिली होगी, एंड आई एम श्योर यू आर रेडी टू फाइट एंड ग्रो इन योर लाइफ। On this note today, after listening to such an inspiring story of Hetal, I'm going to end this episode, but I am promising you to come up with many such inspiring stories. So do not forget to subscribe, like, share, comment, and tell us what kind of stories and how did we inspire you, how our guest has inspired you in the comment section. See you next time. This is Karina, your host for Exon Talk Show.